एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की क्लास आपकी एसएसटी की 12वीं क्लास है, जिसमें हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चैप्टर आपका और बचेगा और आपकी क्लास 7 की भी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। आज का चैप्टर देखिए, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है ये। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। वीडियो देखने बाद एक बार इसका पीडीएफ देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैप्टर 6, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। आगे मैप में सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगी। अमेजन नदी इसी प्रदेश में होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूरब में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। उसे अमेजन नदी के में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए, अमेजन बेसिन जो है आपका दक्षिणी अमेरिका में है। अमेजन नदी जो आपकी होती है उसी में देखिए बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं और इसी से जो निर्माण होता है पूरा आपका अमेजन बेसिन कहलाता है। यहाँ पर देखिए हल्का ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी अमेजन नदी है। ये यहाँ से देखिए बहती हुई आ रही है। ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से इसमें बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। देखिए जैसे आपकी ये यहाँ से आती हुई टोकेटिस नदी हो गई, आपकी जिंगू नदी हो गई, निग्रो नदी हो गई, मेडेरिया नदी हो गई। यही सभी मिलकर आपका अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जरूर याद रखिएगा कि यह नदी बेसिन जो है ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, जैसे देखिए मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। ये आपका ब्राज़ील का इलाका है। यहाँ पर ये देखिए ब्राज़ील के इलाके में भी ये इसकी कुछ नदियाँ हैं। पूरे बेसिन की बात की जा रही है, केवल अमेजन नदी की नहीं, पूरे अमेजन बेसिन की बात की जा रही है। तो अमेजन बेसिन जो है देखिए कुछ ब्राज़ील का इलाका है, कुछ देखिए पेरू वाला इलाका भी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर आपका बोलीविया है, बोलीविया में भी इसका कुछ हिस्सा है। इक्वाडोर में भी है देखिए, कोलंबिया में भी देखिए ये कुछ धाराएँ आती हैं। साथ ही में देखिए वेनेजुएला के भी छोटे से भाग से ये अपवाहित होती है। ये देखिए वेनेजुएला वाला हिस्सा, यहाँ पर देखिए कुछ ये नदियाँ हल्का फुल्का यहाँ पर भी है। तो देखिए पूरा अमेजन बेसिन है, कहाँ कहाँ से होकर जाता है ये इसमें बताया गया है। इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अमेजन बेसिन जो है आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो आपका अमेजन बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, क्योंकि देखिए ये अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका है। यहाँ पर जो मौसम होता है नॉर्मल रहता है। नॉर्मल कहेंगे तो आर्द्र भी होता है और गर्मी भी होता है। साथ ही में देखिए शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगाते हैं। वर्षा अधिक होती है तो वन सघन उगते हैं। इतने घने होते हैं वन की पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी ही बन जाती है। अब वन जो होंगे घने होंगे तो कुछ ऊपर से अगर देखा जाएगा तो छत जैसी लगेगी, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया से बढ़ने की क्षमता हो। तो यहाँ पर देखिए एकदम जो वनस्पति होती है बहुत ही घनी होती है, जिसके कारण ऊपर छत जैसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है नीचे तक नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर वही वनस्पति होगी जो बिना सूर्य के प्रकाश से जीवित रह सके। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कौन से जीव होते हैं, तो आर्किड एवं ब्रोमीलायड होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले, मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो देखिए भारत में जो सामान्य पक्षी पाए जाते हैं उनसे ये भिन्न होते हैं। कौन कौन से पक्षी होते हैं आपके, टूकन हो गया, गुंजन पक्षी हो गया, यहाँ पर देखिए टूकन है, गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले, मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले होते हैं।
प्राणियों में देखिए बंदर, स्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्राणियों में ये जानवर पाए जाते हैं, जैसे बंदर हो गया आपका, स्लाथ मैंने जब एनसीईआरटी की ईवीएस पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि पेड़ों से उल्टा लटक कर ये लोग दिन के लगभग 18 घंटे सोते हैं, बाकी उसी पेड़, जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के लोग पत्तियां खाते हैं। चींटी खाने वाले टैपीर होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। तो देखिए सांप की कौन सी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं? मगर हो गया, सांप हो गया, अजगर, एनाकोंडा, बोआ, ये कुछ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। अमेजन नदी बेसिन की बात यहाँ पर देखिए की जा रही है। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ भी विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न प्रजातियाँ अमेजन नदी में पाई जाती हैं। तो देखिए मांस खाने वाली एक पिरान्या मछली है, वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ साथ इसकी अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है अमेजन नदी बेसिन जीवों की विविधता के रूप में। बहुत सारे विविध जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, सरीसृप, पक्षी यहाँ पर अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। देखिए टैपीर है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करके अंडा देने के लिए करते हैं। तो देखिए ब्रोमीलायड एक पौधा है जो क्या करता है, अपनी पत्तियों में ही जल को संचित रखता है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अपनी पत्तियों में जल को कौन संचित रखता है, तो ब्रोमीलायड पौधा। नेक्स्ट है वर्षावन के निवासी। वर्षावन में निवास कौन कौन करते हैं? यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना निश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो देखिए पुरुष जो होते हैं मछलियों का शिकार करते हैं, लेकिन अब मछलियाँ ऐसा तो नहीं कि रोज़ मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए ये लोग कुछ जगह के पेड़ पौधों को काटकर वहाँ पर अपने ज़रूरत की कुछ चीज़ें भी उगाते हैं, जिसमें देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, टेपियोका, अनानास, शकरकंद। इससे ये लोग भरण पोषण करते हैं। वे कीर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और मंड कोष भी खाते हैं। देखिए चींटियों की जो रानी होती है और चींटियों के जो अंड कोष होते हैं उनको भी ये लोग खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। साथ ही में वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो देखिए जो छोटे घर होते हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे बने होते हैं, साथ ही में बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं उनको मलोका कहते हैं। याद रखिएगा, इनकी जो छतें होती हैं ढलान वाली होती हैं, जिसमें तेजी के ढाल से सारा पानी नीचे आ जाए। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना था आपका, तो 1970 में बना था। नेक्स्ट है विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया है वनों का क्रमिक विनाश। देखिए पहले यहाँ पर कितने ज़्यादा वन हैं पहले चित्र में, उसके बाद देखिए कितने ज़्यादा वन यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए, कितनी थोड़ी सी मात्रा में बचे। यहाँ पर देखिए और ज़्यादा ख़त्म कर दिए गए और कम बचे। इन वर्षा वनों के लुप्त होने से देखिए बहुत ज़्यादा हानि भी हो रही है। जो वर्षा वन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत, वर्षा जब होती है तो इसकी मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और जो ये सघन वन है ये बंजर भूमि में आपके परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र में क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो सभी मिलकर पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं और ये भारतीय महाद्वीप में बहती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण से 10 डिग्री उत्तर से तथा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ये जो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये उपोष्ण से कहाँ है, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर तक है।
घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं, मतलब बहती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। आगे मैप में भी मैं आपको दिखाऊंगी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पहले हम इसको देख लेते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन का डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो देखिए सुंदरवन का जो डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां ही बनाती हैं। साथ ही में देखिए मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून से मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ये देखिए मैप में भारत का ये मैप है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड से आपकी गंगा नदी निकलती है और ये देखिए बहती हुई ऐसे ऐसे जाती है और यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी में यहाँ से गिरती है। ऐसे ही देखिए आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यहाँ से निकलती हुई, ये देखिए पहले तो ये भारत के बाहर ही रहती है। चीन तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। देखिए भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में, याद रखिएगा, कहाँ से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। फिर देखिए यहाँ से आती हुई है, यहाँ से आती हुई असम की घाटी से बहती हुई ये भी आकर यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पर एक धारा बन जाती हैं और ये आगे गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में और यही दोनों मिलकर सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो जहाँ पर फसल उगाने के लिए अगर भूमि समतल उपलब्ध होगी तो वहाँ पर देखिए मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि होती है। धान यहाँ की मुख्य फसल होती है। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें भी हैं। देखिए गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, यहाँ धान के साथ साथ अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। साथ ही में देखिए गन्ने एवं जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क व कीड़ा का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है 1029 है तथा बिहार का 1102 है। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या है, जैसे बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 1 वर्ग किलोमीटर में 189 जनसंख्या है, पश्चिम बंगाल में 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 जनसंख्या है और बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 जनसंख्या है। तो वहाँ का ये जनसंख्या घनत्व हो जाता है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति के में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र होता है वो मैंग्रोव वन से घिरा होता है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो कैसी वनस्पति पाई जाती है वो भी यहाँ से देखिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। देखिए धान की कृषि में पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भर दिया जाता है, उसके बाद धान लगाया जाता है। साथ ही में देखिए असम में चाय के बागानों में कुछ लेडीज़ हैं जो तोड़ रही हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात यहाँ पर देखिए की जा रही है। हाथी, बाघ, हिरण ये सभी एवं बंदर यहाँ पर पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। तो मछलियों की देखिए कुछ प्रजातियां यहाँ पर दी हुई हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार होता है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले क्षेत्र में रहते हैं उनका मुख्य भोजन क्या होता है? मछली एवं चावल। देखिए यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसे ये हो गया आपका एक सींग वाला गैंडा, ये हो गया आपका मगर। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है वेदिका कृषि, इसको भी समझ लीजिए। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया गया है खड़ी ढलान वाली सतह है, ये एकदम खड़ा ढलान है। अगर इसमें बारिश होगी तो सीधे पानी नीचे आएगा, तो इसी में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये वेदिकाएं बनाई गई हैं ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। अगर पानी बरसेगा तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके जल एक एक करके एक एक वेदिका में नीचे जाता जाएगा और बहुत तेज़ी से ढलान के साथ नहीं आएगा। अगर सीधा ढलान हो तो एकदम से नीचे जल आ जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी वेदिका कृषि।
नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में एक प्रकार की डाल्फिन पाई जाती है, जैसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डाल्फिन कहा जाता है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के अलवड़ जल में पाई जाती है। कौन सी डाल्फिन पाई जाती है? तो अंधी डाल्फिन। याद रखिएगा, अंधी डाल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के अलवड़ जल में। साथ ही में इसको स्थानीय भाषा में कहते क्या हैं? तो सुसु कहते हैं। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं गहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुसु की उपस्थिति से किसका पता चलता है? जल की शुद्धता का। अगर जल खराब होगा तो ये जो सुसु होंगे ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये देखिए अंधी डाल्फिन, यहाँ पर इसका चित्र भी दिखाया गया है, देख लीजिए, एग्जाम में याद रहे आपको। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 से भारत के प्रधानमंत्री ने की थी। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी उस टाइम भी यही थे और इन्होंने ही स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो देखिए गंगा नदी के तट पर ये सारे शहर स्थित हैं, इनको याद रखिएगा। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। तो जो भी शहर का गंदा पानी होगा बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश का विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं, देखने लायक स्थल हैं। और पर्यटन ही इस बेसिन की जो है महत्वपूर्ण क्रिया होती है। साथ ही में देखिए एक पॉइंट ये है कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। शहरों का जो गंदा जल होता है वो गंगा नदी में मिलता है, जिससे वो प्रदूषित होती जा रही है। तो इसी के संरक्षण के लिए देखिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नमामि गंगे शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टूकन क्या है? पक्षी, पशु, फसलें। तो मैंने आपको बताया टूकन एक पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन, अफ्रीका, अमेजन। तो अमेजन नदी घाटी में मैंने आपको बताया था नदी बेसिन में कि अमेजन नदी बेसिन का मुख्य भोजन है आपका मैनियाक। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता जो है आपका हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो देवदार और फर जो प्रकार होते हैं आपके शंकुधारी वृक्ष होते हैं ये। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में ये शंकुधारी वृक्ष आपके पाए जाते हैं, जैसे देवदार और फर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्रों में, अमेजन में। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि डेल्टाई क्षेत्रों में आपके बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और मगर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। काफी अच्छा चैप्टर था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।